अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 8 अगस्त 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की बड़ी नाकामी सामने आई है। आईनी बेंच को जिस मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम के दौरान बनाया गया था, अब वो मकसद हमें फौत होता दिखाई दे रहा है। इससे मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तो आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन साथ ही हम ये बात करेंगे कि आज सुबह सवेरे एक हैरानकुन समात थी। गुज़िश्ता रात अचानक से बहरिया टाउन यानी मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज का केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो गया और उस केस के मुकर्रर होने के पीछे कहानी क्या थी, केस सुनने के बाद समझ आई। जो सवालात उठाए गए उससे ये लगता है कि मौजूदा निजाम को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो कि इस बेंच के अंदर शामिल हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए हैं जो मलिक रियाज के जो केस है उसको जस्टिफाई भी करते हैं। और वो नैब तरमीम जो इस पीडीएम हुकूमत ने, यानी तब भी आजम नज़ीर तारड़ ही वफाकी वजीर कानून थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ की थी, उन पर भी सवालिया निशान उठाते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की करप्शन कह कह के जो मलिक रियाज को सजा देने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे मलिक रियाज का जो है वो मासूम होना नहीं है, बल्कि ये जो माफियाज हैं ये आपस में टकरा चुके हैं। तो मामलात क्या है, तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन का केस लगा था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स बता देती हूँ, केस है क्या। आपको याद होगा जाली अकाउंट स्कैंडल, ये वही जाली अकाउंट स्कैंडल है जिसमें हुसैन लवाई, जिसमें अब्दुल गनी मजीद और जिसमें जो दीगर जो है वो फेक अकाउंट्स के मुकदमात थे, और उन फेक अकाउंट्स के मुकदमात में आसिफ अली जरदारी भी शरीक मुलजिम थे। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया, लेकिन मलिक रियाज और अली जैन मलिक जो कि मलिक रियाज के साहिबजादे हैं, उनकी हद तक ये मुकदमा चला। अली जैन मलिक प्ली बारगेन कर गए 2020 में, और 2020 यानी इमरान खान का दौर था वो, और तब उन्होंने प्ली बारगेन में एंटर होकर अपनी 8 जो प्रॉपर्टीज हैं उनको गिरवी रखवाया। प्री बारगेन यही होती है कि आप गिरवी रखवा कर उनको वक्तन फवक्तन दे देते हो, एंड देन अगर आप अपनी जो जुर्माना आप पर आयद किया जाता है उसको पूरा ना कर सको तो आपकी वो जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर कब्जा हो जाता है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान ये हुआ कि हुकूमत बदली और रिजीम चेंज हुई, और रिजीम चेंज के बाद जो नैब तरामीम है वो की गई। और वो नैब तरामीम इसलिए की गई, वैसे तो हुकूमत में आने से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि नैब को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नैब है ये सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग का आलाकार है, उसके अलावा नैब का कोई खास मकसद नहीं है। तो जब ये इस नारे के साथ आए तो इनको आगे पता चला कि नहीं, अब तो इमरान खान की भी जो है वो मुकदमात बनाने हैं, उनको भी नैब के जरिए एहतसाब के दायरे में लाना है, इसलिए नैब तो अपनी जगह पर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन हम उसके अंदर तरामीम कर लेते हैं। फिर नैब तरामीम कर ली गई, और नैब तरामीम के बाद जो प्ली बारगेन की शराइत थी उनमें रद्दोबदल आया, और प्ली बारगेन की शराइत के लिए सेक्शन 14 जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर शामिल किया गया। उस सेक्शन 14 के मुताबिक अगर प्ली बारगेन जो दो फरीकैन हैं उनके दरमियान हो, तो नंबर 1 शर्त उसकी ये है कि प्ली बारगेन होने पर जो शरीक मुल्जिमान होंगे उनके केसेस मुतासिर नहीं होंगे, वो एज पर लॉ चलेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल एक जाली अकाउंट्स केस में जैसे बहुत सारे लोग थे, तो उसमें अगर जैन मलिक ने यानी मलिक रियाज के बेटे ने कर ली है प्ली बारगेन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो दीगर केसेस है यानी अब्दुल गनी मजीद का, हुसैन लवाई का, वो भी मुतासर होंगे। अब ये नंबर 1 शेक आखिर ऐड की गई। दूसरी जो शेक शामिल की गई वो ये थी कि अगर जो है वो प्ली बारगेन होगी और बाद में प्ली बारगेन करने वाला मुल्जिम ये कहकर प्ली बारगेन को चैलेंज करता है कि प्ली बारगेन किसी दबाव के तहत की गई, उस पर दबाव डाला गया, या उसके साथ जो है वो गैर मुनसिफाना कोई इकदाम किया गया, या फिर प्ली बारगेन जो है वो उससे जबरदस्ती करवाई गई, प्रेशर में करवाई गई, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है एहतसाब अदालत में। अब जब ये कानून अमेंड हुआ तो जो मलिक रियाज के साहिबजादे अली जैन मलिक, उन्होंने जो अपनी 8 जायदादें जाली अकाउंट्स केस में गिरवी रखवा रखी थी प्ली बारगेन की मद में, उनमें से 2 जायदादें उन्होंने पहले ही जो है वो अपनी रिहाई के लिए दे दी थी, केस से बरियत के लिए। और जब वो उन्होंने मतलब केस में उन्होंने अपनी रिहाई के लिए, जान छुड़ाने के लिए 2 जायदादें शुरू में रिलीज कर दी थी, बाकी बची 6 जायदादें। ये वही 6 जायदादें हैं जिनका पिछले 1 हफ्ते से शोर मचा हुआ है, जिन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक अनोखा फैसला भी आया। मामला यह है कि इस सारे केस के अंदर मलिक रियाज या अली जैन मलिक मासूम नहीं है। फेक अकाउंट्स केस में तो फिर अगर वो मासूम नहीं है तो फिर आसिफ अली जरदारी को भी मासूम नहीं होना चाहिए, फिर हुसैन लवाई को भी मासूम नहीं होना चाहिए, फिर अब्दुल गनी मजीद को भी सितारा इम्तियाज नहीं मिलना चाहिए। तो सवाल ये है कि अचानक से मलिक रियाज ही क्यों? हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, तीनों अदवार के अंदर मलिक रियाज को हर किस्म का तहफुज दिया जाता रहा। तो अब ऐसा क्या बदला है अचानक से कि ये तमाम तर लोग भी मलिक रियाज को बचा नहीं पा रहे? ये मैं किस्सा आपके सामने रखती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको ये रेफरेंस समझा रही थी,
मसला ये है, यहाँ पर मुकदमा जो आया वो 6 प्रॉपर्टीज का है। अली जैन मलिक जो कि मलिक रियाज के साहिबजादे हैं, उन्होंने नैब तरमीम की बुनियाद पर 2023 में अपनी प्ली बारगेन को चैलेंज किया और कहा कि उन पर दबाव था, उनको जो है वो अंडर प्रेशर लाकर और जालमाना तरीके से ये प्री बारगेन कराई गई, नाइंसाफी की गई। तो वो जो नैब के अंदर नैब तरामीम के बाद शिक शामिल की गई थी, उसके इतलाक के जरिए उन्होंने चैलेंज कर ली ये 6 की 6 प्री बारगेन जाकर एहतसाब अदालत में। एहतसाब अदालत ने भी उनको मुकर्रर करके दलाइल सुनना शुरू कर दिए। अप्रैल 2025 यानी अभी 3 महीने पहले ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, और वहां पर जो है ये मुकदमा सुना गया। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला नैब लेकर आ गया कि भाई हमें इन्होंने प्ली बारगेन पूरी नहीं की, तो हमें इजाजत दी जाए इनकी जायदादों की नीलामी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू में तो जो है वो स्टे ऑर्डर दे दिया और कहा कि जायदादों की नीलामी नहीं होगी, लेकिन 4 अगस्त को जो मलिक रियाज की बैरी टाउन की अली रियाज मलिक की यहाँ पर दरख्वास्त है, उसके मुताबिक 4 अगस्त को अचानक ये मुकदमा मुकर्रर होता है और इसमें नैब की दरख्वास्त पर ये मुकर्रर होता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आउट ऑफ नोवेयर जो नीलामी की है वो इजाजत दे देता है जायदादों की, जबकि नीलामी की इजाजत देना नैब कानून की खुद खिलाफ वर्जी है। नैब कानून ये कहता है कि अगर प्ली बारगेन चैलेंज हो जाए तो उस चैलेंज होने की सूरत में जो प्ली बारगेन होती है वो ऑपरेशनल नहीं रहती, यानी गैर फाल हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि जब प्ली बारगेन ऑपरेशनल रही ही नहीं, मामला चैलेंज हुआ पड़ा है, तो फिर नीलामी कैसे कर सकते हैं, और नैब उनके उन जायदादों के ऊपर जो कि बैरियर टाउन से ताल्लुक रखती हैं उनके ऊपर अपना क्लेम कैसे कर सकता है। मामलात यहीं पर खत्म नहीं होते, बात अचानक से अच्छा मलिक रियाज की जो ये प्रॉपर्टीज हैं उनके बेटे अली जैन मलिक ने जो रखवाई थी गिरवी, उन मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब उनके वकील फारूक एच नाइक हैं, हाई कोर्ट में भी वही थे, यहाँ पर भी वही हैं। इससे कबल एक हैरानकुन चीज ये होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये 4 अगस्त को मुकदमा जो है ना वो सुना जाता है और उसका ऑर्डर आता है, तो जो जस्टिस सरफराज डोगर है उनके चैम्बर के लोगों को नहीं पता कि ऑर्डर आ चुका है, लेकिन जराए से खबरें चल जाती हैं, और जराए आपको पता है जो सिक्योरिटी जराए हैं हमारे बड़े मारूफ, वहां से खबरें चल जाती हैं कि जो केस है बैरियर टाउन का वो डिसाइड हो गया और नीलामी की इजाजत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है, और अली जैन मलिक की यानी बैरियर टाउन की जो दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अब वो फैसला इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर ये कोई अच्छे तहजीब याफ्ता जो है वो तरीकेकार के साथ और रिवायात के साथ ये मुल्क चल रहा होता, तो जस्टिस सरफराज डोगर किसी मिसकंडक्ट के रेफरेंस का सामना भी कर सकते थे। आई एम अगेन सेइंग मलिक रियाज इज नो सेन, लेकिन मसला ये है कि जो ड्यू प्रोसेस है उसकी वायलेशन कितनी स्वेयर है कि एक फैसला है वो जज साहब के चैम्बर से निकलना चाहिए, लेकिन मसाइल यहाँ पर ये हैं कि जज साहब को खुद भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो खुद को शो करें कि मैं कोई बहुत गैर जानिबदार जज हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभी उनका फैसला चैम्बर से निकला भी नहीं है, फैसला महफूज है, रिजर्व पड़ा है, लेकिन फैसला अचानक से टीवी चैनल्स पर चल जाता है और टीवी चैनल्स पे कहा जाता है कि ऑक्शन जो है वो 7 तारीख को होगी, और 7 तारीख को यानी गुज़िश्ता रोज वो ऑक्शन हो जाती है, जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज जो है वो ऑक्शन होकर आजाद डिजिटल के सीईओ मुसव्वर अब्बासी के हक में आ जाती हैं, और 3 की हद तक वो ऑक्शन अभी पेंडिंग रखी गई है। कहा जा रहा है कि मतलूबा कीमत उनकी नहीं मिल रही, जबकि जो बैरियर टाउन की मालियत लगाई गई है ना उन 6 प्रॉपर्टीज की, वो एक प्रॉपर्टी 1.5 अरब की बनती है या 2 अरब के अक्रॉस है, लेकिन उनकी मालियत ही इतनी कम यानी करोड़ों में लगाई गई है, अरबों में नहीं लगाई गई, कि ऑक्शन में जो है वो उनको आप कह सकते हैं कि ओने पोने खरीदा जा रहा है। और ये मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टीज है उनको डी वैल्यू करके नैब इस वक्त प्री बारगेन की मद में उनको ऑक्शन किए चला जा रहा है। ये मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाता है अचानक से, यानी रात 11 बजे के अक्रॉस एक कॉज लिस्ट सामने आती है। पहले कुछ जराये से पता चलता है कि हमारे सहाफ़ी खबर चलाते हैं सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले के जो बैरियर टाउन का केस है नीलामी के खिलाफ वो अचानक से मुकर्रर हो गया है। अब सारे बेचारों को पता ही नहीं होता कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कोई जो है ना वो नहीं है, कॉज लिस्ट नहीं है जैसे अमूमी तौर पर जारी होती है। लेकिन फिर अचानक से कुछ जरियों से मेरे पास एक कॉज लिस्ट की पिक्चर आई, और वो किसी ने खुद ली हुई थी पिक्चर, और वो जो बैरियर टाउन के वकला है वो ये कहते हैं कि हमें भी अचानक से आई, हमें भी मालूम नहीं था, और कॉल भी नहीं उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गई, बल्कि उनको भी उनके जो साथी वकला है उन्होंने जगा के बताया कि भाई ये मुकदमा मुकर्रर हो गया। तो फारूक एच नाइक साहब जो कि खुशकिस्मती से इस्लामाबाद में ही मौजूद थे, वो फिर सुबह अदालत में आए। अदालत में केस टेकअप हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल थे। तो पहले जब मुकदमा टेकअप होता है तो पता चलता है इस हैरानकुन समात में कि जो मरकजी दरख्वास्त है ना जो इस मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ अपील दायर की गई वो मुकर्रर ही नहीं हुई, बल्कि जो मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की गई थी जिनमें स्टे की एप्लीकेशन होती है, जिनमें रिलीफ देने की एप्लीकेशन होती है, उन्हें मुकर्रर कर लिया, मरकजी दरख्वास्त नहीं की।
अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम ऑफिस से पूछते हैं और हम आपका मुकदमा ना बाद में समाअत के लिए मुकर्रर कर लेंगे। तो फारूक एश नाइक कहते हैं कि नहीं सर, आप स्टेटस को यानी ये तो कह दें कि अब इसमें मजीद कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े बैरियर टाउन के केस में। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं सुने बगैर ये हम ऑर्डर नहीं कर सकते और मामला दुरुस्त भी है, जजेस सुनने को ही तैयार नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं, उनके सामने ओरिजिनल फाइल ही नहीं है तो वो सुने भी कैसे। तो फिर जो है वो बजाय ये पूछने के कि भाई अचानक से मुकदमा रात 12 बजे क्यों लगा, आखिर वो कौन सी इमरजेंसी, कौन सी जल्दी थी, तो मुकदमा जो है वो थोड़ी देर के लिए उसमें ब्रेक होती है। थोड़ी देर के बाद जब सारी कॉजेस एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद दोबारा मुकदमा जब टेकअप होता है तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि हम आपको 1 हफ्ते बाद का वक्त दे देते हैं और आप 13 अगस्त को आकर मुकदमे की समाअत कर ले। लेकिन आजकल हालात ये है कि इससे पहले जब एक और केस के अंदर इलेक्शन मैटर था, उसमें जब जो वकला है उन्होंने वक्त मांगा तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं अगले हफ्ते हमारा बेंच होगा या नहीं होगा। लेकिन बैरियर टाउन के केस में उन्होंने समाअत को एग्जैक्ट डेट देकर 13 अगस्त तक मुलतवी कर दिया, जबकि अभी भी जजेस को नहीं पता कि छुट्टियों के दौरान वो अगले हफ्ते मौजूद होंगे या नहीं होंगे। यानी अगले हफ्ते ये बेंच नहीं होगा अगर, तो फिर ये मुकदमे की समाअत हो सकेगी या नहीं। 3 रुकनी बेंच ही लाजमी होना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर था जिसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मुकदमा अभी खत्म हो गया, जाहिर है मुलतवी हो गया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक बम ऐसे फोड़ा कि उन्होंने रोका जो वकील साहब हैं बैरियर टाउन के फारूक एश नाइक उनको, और उनको कहा कि इस मुकदमे के अंदर आपके ना 3 रेफरेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर, यानी जाली अकाउंट्स के 3 रेफरेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर ये मुकदमा बनाया गया, तो हमें उन रेफरेंसेस की कॉपी भी दे दें ताकि हमें ये तो पता चले कि एक्चुअली केस है क्या। तो फारूक एश नाइक ने कहा कि मैं जमा करा दूंगा। तो जैसे नईम अख्तर अफगान फाइल पढ़ के आए हुए थे, ये जो पूरी कथा मैंने आपको शुरू से आखिर तक सुनाई है हमें भी उसी फाइल से पता चली है। तो हमने मतलब दरख्वास्तें देख के, तो उन्होंने कहा कि मुलजिम ने प्ली बारगेन यानी अली जैन मलिक ने प्ली बारगेन में 8 प्रॉपर्टीज जो है वो नैब को गिरवी रखवाई और अब मुलजिम कहता है कि प्ली बारगेन रजाकाराना नहीं थी, दबाव के तहत की थी। तो मुलजिम ने प्ली बारगेन खत्म करने की दरख्वास्त जो है वो चेयरमैन नैब को दी है। तो जैसे नईम अख्तर अफगान ने ये कहा तो फारूक एश नाइक ने कहा कि बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने कहा कि प्ली बारगेन, जैसे नईम अख्तर अफगान ने कि प्ली बारगेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहली स्टेज पर वापस आ गया है। तो नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया, इतनी तेजी में जायदादों की नीलामी नैब ने कैसे कर दी। उसके बाद जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि प्ली बारगेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुल्जिमान का ट्रायल होगा, रेफरेंस पर सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। तो जो फारूक एश नाइक है उन्होंने कहा मेरा भी यही केस है। यानी अब आप ये देखें कि जो कहानी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि ये वही हुसैन लवाई, ये वही अब्दुल गनी मजीद और तीसरा वो रेफरेंस है जिनके अंदर आसिफ अली जरदारी भी मुलजिम है, और ये उस वक्त क्योंकि मुकदमात हबर दबड़ में खत्म कर दिए गए थे, हुकूमत इनको देना थी। अब दोबारा से इन मुकदमात का खुलना, फारूक एश नाइक का इतना एक्टिव होना, इन सब के पीछे वजह सिर्फ ये नहीं है कि मलिक रियाज को बचाना है, वजह मलिक रियाज के साथियों को भी बचाना है जिसमें मुल्क के जो है वो सदर मुमलिकत भी हैं। और आपको एक और जो है ना इसके अंदर खबर ये दूं कि बराह रास्त जो ताकतवर शख्सियात हैं वो इस केस के अंदर जो है वो एक्टिव हैं और मलिक रियाज के बारे में कहती हैं कि उन्होंने बहुत करप्शन कर ली, अब उनको हर मुमकिन सजा देनी है। और इसके पीछे बहुत सारा मसला और तनाज़ा ये भी है कि मलिक रियाज ने 1300 अरब जो है वो डीएचए को देना है, और जो बैरियर टाउन पेशावर बन रहा था ना वो भी रोकने की कहानी इस सब के अंदर मुलविस है। तो बहरहाल बैरियर टाउन या मलिक रियाज को इस केस को आज लगाकर जो एक मैसेज देना था वो दे दिया गया कि हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, हम आपका मुकदमा उन्हीं अदालतों में दोबारा मुकर्रर करवा सकते हैं जहाँ से जजों को आप अपनी उंगलियों पर जो है वो नचाया करते थे। और एक ताकतवर शख्सियत इस मुल्क की दूसरी ताकतवर शख्सियत को ये बता रही है कि आपका दौर अब खत्म हुआ, अब ये मेरा दौर है। और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब या मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बताया जा रहा है कि आपकी औकात टोटली यही है। तो इंतहाई माजरत के साथ हमारी सियासी जमातें हैं, हर तरफ से जो है वो बातें सुनती है, लेकिन उसके अंदर उनका अपना कुछ किरदार भी है। जैसे हमारी अदालतें अगर हर वक्त जो है ना वो तनकीद के जद में रहती हैं तो उसकी वजह उनका अपना किरदार है, अगर वो खुद कॉम्प्लिसिट नहीं हो तो कोई उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा। तो बहरहाल जहाँ हम अदालतों की बात कर रहे हैं आज, जैसे नईम अख्तर अफगान ने भले जो सवाल उठाए हों, अब ये पता ही नहीं है वो अगले हफ्ते बेंच में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये बताया है कि वो बिल्कुल जो है ना वो कोर्स के पाबंद हैं, जो उनके सामने दरख्वास्त होगी वो उसी को सुनेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। बहरहाल जो एक और मामला है जो मैंने आपके सामने रखना है वो ये है कि आपको पता है आईनी बेंच क्यों बनाया गया था? आईनी बेंच इसलिए बनाया गया था कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, हमें उस वक्त बताया गया बहुत लोड है केसेस का, 55,000 केस हो गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा मुकदमा। फिर क्या हुआ, मार्च 2025 में अभी रिसेंटली जो मुकदमात का बोझ था विद इन
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स यानी 5 महीनों के अंदर ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ 2000 बढ़ा है। कैन यू इमेजिन? यानी 2000 ये मुकदमात का बोझ बढ़ा। और हम बार बार कहते रहे कि जब जब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के पीछे ये वजह बताई जाती रही ना कि वो तो ये तो इसलिए हो रही है कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात बहुत है, तो आपकी जो ओवरऑल जुडिशरी है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर जुडिशरी, उसमें से अगर आप सुप्रीम कोर्ट को निकाल दें तो लोअर जुडिशरी के अंदर आपके 22 मिलियन से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो 2% भी उनका नहीं बनता जो टोटल ज़ेरे इल्तवा मुकदमात है। तो उन 2% मुकदमात के लिए आपने आवाम के ऊपर बोझ डाला, आवाम के टैक्सेस से जाने वाली तनख्वाहें आपने जजेस की डबल कर दी। एक एक जज जो है वो महीने में 35-40 लाख तनख्वाह ले रहा है, और उसके बाद 35-40 लाख तनख्वाह ही नहीं होती, हर जज का स्टाफ होता है। अगर एक एक जज आप देखें महीने में आपको वो करोड़ों में जो है वो एक जज पड़ रहा है, उसके ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी घर के अंदर जो है घर है, घरों की मेंटेनेंस है जो कि टोटली फ्री है इन जजेस के लिए, लेकिन वो हमारे ही टैक्स के पैसे से जारी है। फिर उसके बाद इनका पूरा स्टाफ है, देन इनका जो है वो मूवमेंट सब कुछ लाइक यहाँ के चैम्बर्स की, देन इनके घरों का स्टाफ, ये सब कुछ मिला के आपको एक जज अगर महीने में करोड़ 1.5 करोड़ का पड़ रहा है, और उनको आप बढ़ाकर उनकी तादाद को कितनी कर रहे हैं। पहले जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट में 17 थे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 23 जजेस काम कर रहे हैं, और टोटल तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो 34 है। तो जब आपने इतना लंबा इतना बड़ा जंप मारा सिर्फ इसलिए कि भाई हमने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करनी है, तो वो तो हुई नहीं। जो सियासी इंजीनियरिंग आप करना चाह रहे थे वो भी मुकम्मल आपको हासिल नहीं हुई। तो मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को आईनी बेंच ने मुकम्मल तौर पर फेल कर दिया। ये वो आईनी बेंच है जिसने अभी तक जो फैसले जारी किए हैं उनमें उनके जबरदस्त फैसलों में मखसूस नशिस्तों का केस है, नजरसानी अलाउ करना, देन एक और जो जबरदस्त इनका फैसला है वो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत देना है, और एक और जो आईनी बेंच का बहुत जबरदस्त फैसला है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का केस है। यानी ये आप इनकी अचीवमेंट्स देखें माशाल्लाह से कि टोटल जो सियासी इंजीनियरिंग के मुकदमात थे, जो एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के बराह रास्त मुकदमात थे, उनको डिसाइड किया। अवामी मुकदमात कितने डिसाइड हुए, देयर इज नो रिपोर्ट ऑन देयर, कोई मामला चीज सामने नहीं है। 2000 मुकदमात अगर मार्च से लेके यानी 55,000 मुकदमात मार्च में थे, आज 57,000 है। कोई कमी जो है किसी तरफ होती नजर नहीं आ रही। तो 26वीं आईनी तरमीम अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिव एंगल से देखे जाए, ऑब्जेक्टिव लेंस से देखे जाए तो नाकाम हो चुकी है। तो अब देखना है कि 27वीं के लिए जो पर तोले जा रहे हैं उसको किस तरीके से किया जाएगा। उसमें भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी वाला एंगल मैंने आपको समझाया, इसको अगर आप लिंक करके देखिए, और फिर जो आजकल करप्शन के खिलाफ जो है ना वो एहतसाब के नारे बज रहे हैं, ये उसी नारों का हिस्सा जो है ये भी है। और अगर वो एहतसाब का नारा बजता रहा तो फिर मामलात बहुत दूर तक जाएंगे, और उन दूर तक मामलात जाते जो मामलात हैं उनको आप और हम विटनेस करेंगे और उनको रिपोर्ट भी करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दें, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।